क्या आप भी नीतीश कुमार की पार्टी से रिजाइन देंगे? हम इस वक्त बिल को फाड़ के फेंक देंगे कूड़े डाल मैदान। मुसलमान नाराज हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की मस्जिदें लुट जाएंगी, मुसलमानों का खानका लुट जाएगा, मुसलमानों के मदरसे लुट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कब्रिस्तान खत्म हो जाएंगे। जो बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, वो मुसलमानों का भला क्यों चाहती है? तो टिकट ही देना था। पसमानदा की अगर वो बात करो, पसमानदे को टिकट दे देते। तो कहीं ये फूट डालो राज करो की बात तो नहीं हो रही। बात की जाती है कि कपड़ा देख के पहचानिए, तो उसमें पसमानदा होते हैं क्या? सैयद सैयद पठान होते हैं, सारे मुसलमान होते हैं। मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। मुसलमानों में पिछड़ी जात के लोग की चिंता है कि वक्त में उसको भागीदारी दे, तो दलित पिछड़ों को दे दे। जितने हिंदू ट्रस्ट है, मंदिर है, उसमें भागीदारी। तो ये तो मोदी जी कर नहीं रहे हैं। आपकी पार्टी के तो देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं, वो कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देता, यादव वोट नहीं देता, कोयरी वोट नहीं देता है। तो आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमान वोटे नहीं देता है, यादव वोट नहीं देता, आएगा चाय पिलाएंगे, पैरवी नहीं करेंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश पर भरोसा करते हैं मुसलमान? जब विधानसभा का चुनाव हुआ पिछला, तो नीतीश कुमार की पार्टी से एको को विधायक चुनाव नहीं जीते। तो नीतीश कुमार मजबूरी में बसपा से जो जमा खान जीते थे, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं। तो नीतीश कुमार पर भरोसा तो मुसलमानों का बहुत पहले ही टूट चुका है। कहाँ भरोसा करते हैं मुसलमान? विजय कुमार सिन्हा बोले, जो इस कानून को नहीं मानता है वो पाकिस्तान चले जाए। तो योगी जी ठीक कर रहे हैं। आज नहीं, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में। 15 अप्रैल 2018 को पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम समुदाय की इतनी बड़ी सभा हुई, इतनी बड़ी रैली कहिए, उतनी बड़ी किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली नहीं होती। बिहार, झारखंड और उड़ीसा से, मतलब तीनों राज्य से इतने मुस्लिम आए कि गांधी मैदान चप्पा चप्पा भर गया। और उस कार्यक्रम का नाम था दीन बचाओ देश बचाओ। उसमें इस तरह के भाषण हुए और नीतीश कुमार इसको लेके थोड़े चिंतित हुए और एक एमएलसी उसी मंच पे बैठे व्यक्ति को बनाए। और वो शख्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर खालिद अनवर साहब। अभी वक्त संशोधन बिल जो है वो पास हो गया है। तो जो दीन बचाओ देश बचाओ रैली, महारैली की उपज हैं, जनता दल यूनाइटेड से एमएलसी हैं, वो दीन बचाएंगे, देश बचाएंगे या पार्टी बचाएंगे, यही बात करने हम आए हैं। सर, आप जेडीयू के एमएलसी हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं और मुस्लिम में खासा आक्रोश है। ये बिल तो अब कानून का रूप ले लिया, मुर्मू जी इस पे साइन कर दिए हैं, राष्ट्रपति जी। तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कई नेता खटाखट इस्तीफा दे रहे हैं और कई ऐसे नेता जो जदयू में बने हुए हैं, लेकिन वो नाराज हैं इस कानून से। तो आपका क्या स्टैंड हुआ? क्या आप भी नीतीश कुमार की पार्टी से रिजाइन देंगे? देखिए, कोई भी सरकार या पॉलिटिकल पार्टी ये पब्लिक के लिए होती है, किसी एक आदमी के इंटरेस्ट को साधने के लिए नहीं होती। पार्टियां ये चाहती हैं कि दीन भी बचे, देश भी बचे और पार्टी भी बचे, तभी जनता खुश रहेगी। क्योंकि कोई एक चीज का इंटरेस्ट अगर आप साधने लगते हैं तो फिर वही नुकसान होना शुरू होता है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 जो पास हुआ है, सरकार ने तो यही कहा है कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए है और वक्फ की जायदादों को जो लूटा जा रहा था उसको बचाने के लिए है। और इसके बावजूद जब सरकार ने पहली मर्तबा पार्लियामेंट में पेश किया आज से 10 महीने पहले, तो हमारी पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने साफ साफ कहा कि भाई आपके बिल में बहुत सारी कमियां हैं और नुकसान होने वाला है इससे मुसलमानों का, हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, आप इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजिए। नीतीश कुमार ने अपनी शक्ति लगा करके, ताकत लगा करके उस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भिजवाया और पूरा एक डिस्कशन हुआ। बदकिस्मती यह है वेद जी कि देश की अपोजिशन की पार्टियों ने नैरेटिव सेट करना शुरू किया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की मस्जिदें लुट जाएंगी, मुसलमानों का खानका लुट जाएगा, मुसलमानों के मदरसे लुट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों ने इस बिल को सीरियस नहीं लिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हाजिर ज़रूर हुए एक दो पार्टी के लोग, लेकिन वो लोग यही डिमांड करते रहे कि इस बिल को रिजेक्ट कीजिए, जबकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा करके ये बताना चाहिए कि इस बिल में ये खराबी है, ये क्लोज इसका खराब है, ये क्लोज खराब है, ये क्लोज खराब है, इसको बदलिए आप।
लेकिन इन लोगों ने सीरियस नहीं लिया, कोई प्रपोजल नहीं दिया इस तरह का, और इस तरह से टाइम बीत गया। और लोग एक क्या कहते हैं कि नैरेटिव सेट करते रहे कि मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। हमारे नेता, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने इसको बहुत सीरियसली लिया, और एक अन्य मार्ग में जो मुख्यमंत्री का आवास है, उस आवास में 5 से ज़्यादा बड़ी मीटिंगें हुई, और उसमें मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी नुमाइंदे थे, इदारे शरिया के भी थे, इमारत शरिया के भी थे, जमीयतुल उलमा के भी थे, जमात इस्लामी के भी थे, जितनी बड़ी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। मतलब एक ही चीज हम जानना चाहते हैं संक्षिप्त में सर, कि इससे फायदा है मुसलमानों को? नहीं, आप जो संक्षिप्त में जानना चाहते हो उसके लिए बैकग्राउंड बताना बहुत जरूरी है। ठीक बात है कि नीतीश कुमार ने कितनी मेहनत की कि बिल में जो कमियां उसको कैसे दूर की जाए, ये तो जानना जरूरी है ना। आप सिर्फ ये बताएंगे कि नीतीश कुमार ने इस बिल को सपोर्ट कर दिया, ये तो मुनासिब नहीं। उस बिल को सपोर्ट करने के पीछे क्या क्या एनर्जी नीतीश कुमार ने लगाई कि उसमें जो कमियां हैं, खराबियां हैं, उसको खत्म की जाए। उसके बाद नीतीश कुमार ने कहा सपोर्ट करने के लिए। 5 मरतबा मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग हुई 5-5 घंटे की, एक मरतबा जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में मीटिंग हुई, पूरी पार्टी बैठी थी, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी जी, और सारी पूरी पार्टी बैठी हुई थी, और पूरे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बैठे हुए थे। तो इन मीटिंगों के बाद ये बात आई कि भाई ये जो है चीज़ें हैं, कंसर्न है मुसलमानों का, अगर ये बिल में पास हो गया तो गलत हो जाएगा। हमारी पार्टी ने भेजा केंद्र सरकार के पास कि इसको हटाइए, तब हम सपोर्ट करेंगे। उन चीज़ों को केंद्र सरकार ने कहा कि हमने हटा दिया है। उसके बाद हमारी पार्टी ने सपोर्ट का ऐलान किया। लेकिन बिल पास होने के बाद आज जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुसलमान हैं, वो ये समझ रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया, नाराज़ है, बहुत नाराज़गी है समाज में, मैं देख रहा हूँ, और लोग बहुत मायूस हैं। लोगों को लगता है कि मेरा भरोसा टूट गया है। तो हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हमेशा से, शुरू से ये समझती है कि हमें सभी वर्गों के साथ, न्याय के साथ विकास करना है, और हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं सभी लोगों से। और मुझे लगता है कि जो नैरेटिव सेट किया गया है, अफवाह फैलाई गई है, वो ख़त्म होगा। और अगर फैक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी लगती है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव बोले कि अगर हमारी सरकार बिहार में आती है तो ये जो कानून बना उसको कूड़ादान में फेंक देंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जी ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया है। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी भी यही करते थे। पिछले 40 सालों से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों की लाशों पर सियासत की, मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल किया, मुसलमानों की सियासत, मुसलमानों की तालीम और मुसलमानों की तिजारत को बर्बाद किया। ये सर तो योगी जी ठीक कर रहे हैं। आज नहीं, मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है योगी जी की सरकार में, और योगी जी का सबसे पहला एक्शन देखने को मिल रहा है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति, नाजायज अवैध संपत्ति को कब्जे में लेंगे, सरकार अपने नाम से करेगी, और जिला के कलेक्टर को इस तरह का आदेश दिया गया है। तो योगी जी तो बड़ा अच्छा करते हैं मुसलमानों के साथ। अगर आज नीतीश जी का स्वास्थ्य उतना सही नहीं दिखता है, कल को बीजेपी की अकेले सरकार आ जाएगी तो सब मुसलमानों को बेहतर ढंग से ट्रीट किया जाएगा, आपको लगता है? नहीं वेद प्रकाश जी, हाँ। आप अगर बिहार की सरहदों से बाहर जाकर के बात करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हाँ, लेकिन फिलहाल जो है ना, बिहार की सरहदों में रह के बात की जाए, और राष्ट्रीय जनता दल जो प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है बिहार की, उसके बारे में बात सुननी जरूरी, और उसके बारे में मुसलमानों की क्या ओपिनियन है वो भी बात करनी जरूरी। जिस राष्ट्रीय जनता दल के लीडर ने कल कहा कि हम इस वक्त बिल को फाड़ के फेंक देंगे, कूड़े डाल में डाल देंगे, क्या तेजस्वी यादव जी ये बताएंगे कि उनके जो माननीय एमपी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर गया में यतीम खाना की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, क्या उसको छुड़वाएंगे? क्या तेजस्वी यादव जी के लोगों ने जिन पटना के कब्रिस्तानों पर कब्जा किया हुआ है, क्या उसको छुड़वाएंगे? क्या तेजस्वी यादव जी के पिताजी ने जो वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तानों के लिए रसीदें काट काट करके लोगों को खटाल और गाय बांधने का और भैंस बांधने का और भूसा रखने का जो अलॉट कराया, क्या उसको छुड़वाएंगे? ऐसे नहीं होता है। आप अगर ये चाहते हैं तेजस्वी यादव जी कि हम रनिंग कमेंट करें और पत्थर फेंक करके चले जाएं, तो हम जाने नहीं देंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, क्या आपकी पार्टी ने एक प्रपोजल दिया कि इस बिल में क्या खिलाफ तो है? सीधे रिजेक्ट करवाना नहीं, आप रिजेक्ट करो, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना आपको।
आपकी पार्टी ने, क्या तेजस्वी यादव गए जेपीसी के पास? क्या तेजस्वी यादव गए प्रधानमंत्री से मिलने? क्या तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमान हमको बहुत वोट देता है, इनके हक में गलत आ रहा है? आप पॉलिटिकल बयानबाजी करके काम चलाना चाहते हैं। मुसलमान समझ रहा है कि आपकी नजर सिर्फ मुसलमानों के वोट पे है, मुसलमानों के बुनियादी मसाइल पे नहीं है। आप चाहते हैं कि मुसलमानों को सड़क पे ले आया जाए ताकि आपकी सरकार बन जाए। हम ये हथियाने नहीं देंगे। नीतीश कुमार के लोग खड़े हैं वेद जी, और कल भी हमने मुसलमानों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं और आज भी लड़ेंगे और कल भी लड़ते रहेंगे। आप बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं मुसलमानों के बीच में। देखिए, ललन सिंह जो सदन में बोले उसको लेके भी खासा नाराजगी है मुस्लिम समाज के लोगों में। वो तो आप ही के पार्टी से हैं। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी, ये कोई परिवार की पार्टी नहीं कि एक बार हमने बोला, पिताजी ने बोला, सब बच्चों ने हाँ हाँ कर दिया, हाँ जी करना शुरू कर दिया। एक डेमोक्रेटिक लिबरल सोशल पॉलिटिकल पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की आवाजें हैं। आप उन आवाजों को मिला करके जनता दल यूनाइटेड बनाए। आप सारी आवाजों को एक नहीं कर सकते और किसी आवाज के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो गलत है वो सही है। हमारे पास गुलाम गौस साहब हैं, हमारे पास ललन सिंह जी हैं, हमारे पास संजय झा जी हैं, हमारे पास विजय चौधरी जी हैं, हमारे पास अशोक चौधरी जी हैं, हमारे पास जो है ना नीतीश कुमार हैं, हमारे पास वीरेंद्र नारायण यादव, हमारे पास वशिष्ठ नारायण सिंह है, हमारे पास श्रवण कुमार। ये गुलदस्ता है, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल नहीं है कि पिताजी बेटा वक्त पे रहेंगे सर। नहीं नहीं वक्त पे नहीं, आपने जो ललन सिंह के बारे में बात उसको सुनना ललन सिंह से नाराजगी है, ये नहीं बताइए। नहीं नहीं, आपने ललन सिंह जी के बारे में पूछा हाँ ना। हाँ हाँ। मैं ये बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल में और जनता दल यूनाइटेड में क्या फर्क है नेताओं के स्टेटस का। जब एक पार्टी में एक परिवार होगा तो वहां क्या होंगे, सब चेले होंगे, बेटा भतीजा भाई खालू खाला, ये ना होगा। यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े बड़े नेता हैं, सबकी अपनी सोच है, अपनी समझ है, और सब लोग, खालिद अनवर की अपनी समझ है, संजय झा की अपनी समझ है, ललन सिंह की अपनी समझ है, और हम लोग बातें रखते हैं, मीटिंग में बातें होती है। हम कॉरपोरेट हाउस नहीं चलाते, हम परिवार की पार्टी नहीं चलाते, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हम चलाते वक्त हैं। पे बात करेंगे। जी, आप बताइए फायदा क्या है मुसलमानों को? देखिए, जो केंद्रीय सरकार ने बिल बनाया उसके गृह मंत्री उठ के खड़े हुए, उन्होंने फायदा गिनाया, और हम लोगों को जो बात समझे, हम लोगों को जो चाहते हैं कि आप भूल जाए कि एमएलसी हैं एक मिनट के लिए, कि जदयू नेता, आप एक सामान्य मुस्लिम हैं। जी जी, आप अपने भाई को, अपने समाज को कैसे समझाएंगे कि इस वक्फ बिल से अब जो कानून बनेगा उससे फायदा है? नहीं देखिए, आप वक्फ के आप पार्टी को और पद को थोड़ा सा भूल जाइए। वक्फ की जो जायदादें हाँ पूरे देश में, हुआ क्या, मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। हाँ। केरला के एक सीईओ मुझसे मिले दिल्ली में। हम्म। उन्होंने कहा कि खालिद साहब, जब मैं सीईओ बना केरला का, तो उस वक्त वक्फ की आमदनी थी 3 करोड़ रुपया सालाना। हमने कहा कि हम इसको जो है ना 300 करोड़ मुझे करना है। उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा कार्रवाई करने लगा तो हर साल मेरे ऊपर एक इंक्वायरी होती थी और कमेटी बनाई जाती थी, और हमने इसकी परवाह नहीं की। और उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन हम जब छोड़े तो 100 करोड़ रुपया सालाना वक्फ की आमदनी शुरू हो गई थी। वक्फ की जो जायदादें हैं पूरे हिंदुस्तान में, अगर कब्रिस्तान और दरगाह और इस सब को छोड़ दिया जाए तो जायदादें ठीक ठाक हैं। लेकिन कमर्शियली, अब पटना में जैसे है या दिल्ली में 5,000 दुकानें हैं, 5,000 दुकानों का दिल्ली में किराया क्या होना चाहिए? होता क्या है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होने की वजह से, ऑडिट नहीं होने की वजह से, वो जो है ना, जो वहाँ जिम्मेदार बनाए जाते हैं, या तो उनकी समझ लीजिए कि वो दिलचस्पी नहीं लेते हैं, या करप्शन में कहीं लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वक्फ की जो आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता। हम लोग जब यूपीए की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया और बहुत कोशिश की, उसके बावजूद बाद भी लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे कि भाई वक्फ की जायदादें तो ठीक ठाक है, लेकिन जो आमदनी होनी चाहिए जिस तरह वो नहीं कम्युनिटी, हो रहे। वो नहीं हो रहे। अच्छा, तो ठीक ऐसा बात लगता है। है कि आप ऑडिट जो इसमें लाया गया है कि वक्फ बोर्ड का, और जो वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं जो उसके मुतवल्ली होते हैं, जिसकी 5 लाख से ज्यादा आमदनी होगी, उसका एक ऑडिट होगा, तो एक अकाउंटेबिलिटी समाज के लिए तय अच्छा, की एक जा सवाल रही है, अब तो कानून बन गया ये। जी जी। बिहार में नया वक्फ का कानून कब लागू होगा? बिहार में जैसे देश में लागू हुआ है, बिहार में भी लागू होगा, क्यों नहीं लागू होगा? नीतीश जी कर देंगे। क्यों नहीं चुनाव करेंगे? है इस साल, नहीं नहीं मुसलमान नाराज हैं। नहीं पहले नहीं मुसलमान को समझाएंगे कि पहले लागू करेंगे। नहीं, मुसलमान नाराज हैं, देश के जो समाज के जो लोग नाराज हैं, हमारा उनसे कम्युनिकेशन चल रहा है। हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि कौन ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से नाराजगी ये है। भावना पर ले लिए हैं लोग। नहीं नहीं,
देश का भावना से चलता है क्या? समाज तो आपको भावनाओं रियलिस्टिक होना पड़ेगा ना, हाँ। वेद जी, रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि भाई ये बिल आया, आप ये कह रहे हैं बिल ही नहीं आना चाहिए रिजेक्ट, इस पे हमको कोई बात नहीं करनी। जो लोग कहते हैं बिल रिजेक्ट कीजिए, उससे कोई बात नहीं करनी। जो ये कहते हैं कि इस बिल में फला फला खराबी है, उसके लिए हम तैयार हैं बात करने के लिए। और अगर रियलिस्टिक बातें हैं तो हम उस पे उसको क्या कहते हैं, बिल्कुल बात करेंगे बैठ के। तो इसमें बदलाव संभव है आगे? क्यों? कोई बदलाव तो एक ही चीज में नहीं होती है जो आसमान से आती है। कुरान है, अल्लाह की किताब है या ग्रंथ है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन ये तो इंसान की बनाई हुई है, बहुत सारे बिल आते हैं, बदलते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन होता रहता है। विपक्ष तो कोर्ट चला गया है इसके लिए। क्यों बना है सुप्रीम कोर्ट? किस लिए बनाया गया? हाँ। इसलिए बनाया गया ना कि भाई हर आदमी अब को। एक चीज हम बोलते हैं, जी जी। एक दलितों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको रिलेट कर देंगे आप में। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि SC/ST एक्ट में पहले गिरफ्तारी नहीं होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी, DSP लिख के देगा, केस ट्रू होगा, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। SC/ST एक्ट में पूरे देश भर के दलित सड़क पे आ गए, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ 2 अप्रैल का। उसके बाद मोदी जी की सरकार में, रामविलास पासवान उसमें जिंदा थे, फिर कानून बना कि जैसे पहले था SC/ST एक्ट वैसे ही रहेगा। लेकिन पहले जैसे था वैसे नहीं रहा। कह तो दिए मोदी जी, कह तो दिए रामविलास पासवान, कह तो दी मोदी सरकार, NDA की सरकार, कि जैसे पहले SC/ST एक्ट था वैसे ही SC/ST एक्ट रहेगा। लेकिन आज भी अगर SC समाज का कोई व्यक्ति केस मुकदमा करता है, SC/ST एक्ट लगाता है, तो तुरंत गिरफ्तारी ही नहीं होती। तो तुरंत क्या गिरफ्तारी ही नहीं होती, थाना से बेल दे दिया जाता है। तो ये मोदी जी पे कैसे भरोसा करें मुसलमान? और जब बात की जाती है कि कपड़ा देख के पहचानिए, तो उसमें पसमानदा होते हैं क्या? सैयद सैयद पठान होते हैं, सारे मुसलमान होते हैं, और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। तो ये सारी तो मोदी जी की सरकार में हो रही है। और रही पसमानदा की बात, तो पसमानदा की चिंता है, जैसा कि विपक्ष वाले भी बोल रहे हैं कि मुसलमानों में पिछड़ी जात के लोग की चिंता है कि वक्फ में उसको भागीदारी दे, तो दलित पिछड़ों को दे दे, जितने हिंदू ट्रस्ट है, मंदिर है, उसमें भागीदारी। तो ये तो मोदी जी कर नहीं रहे हैं। दलितों को पुजारी बना दें, दलितों को ट्रस्ट जितने भी है मंदिर का उसमें दे दें। तो पासमानदा को लेकर जो बातें आ रही है कि पासमानदा को इसमें फायदा है, तो कहीं ये फूट डालो राज करो की बात तो नहीं हो रही। ये हम आपसे जानते देखिए, इससे पहले भी NDA गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिल पास किए। तलाक बिल पास किसान बिल बैक फुट पे आना पड़ा। तलाक, सुनिए सुनिए वैद जी, अब सुनिए। हाँ। तलाक बिल पास किया, 370 पास किया। लोग सड़कों पे नहीं आए, लोग गुस्सा नहीं हुआ। आज इस बार गुस्सा क्यों? आप इस बात को समझिए। इस बार गुस्सा इसलिए है, नाराज इसलिए हैं कि उनको लगता है कि नीतीश कुमार के होते हुए कैसे ऐसा हो सकता है। उनको भरोसा, नीतीश पूरे देश में नहीं ना है, गुस्सा पूरे देश में है। गुस्सा पूरे देश में, हाँ। पूरे देश के मुसलमान नीतीश कुमार पे भरोसा करते हैं, नायडू पे भरोसा करते हैं, और इसलिए गुस्सा है। आपने जिनका नाम लिया, माननीय प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का, मुसलमान को उनसे उम्मीद नहीं। और या ये कहिए कि एक इमेज ऐसी बनी हुई है मुसलमानों के बीच में कि इनके बारे में उनको ये उम्मीद है कि हमारे लिए अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में ये उम्मीद है, और ये बिल इसीलिए JPC को भेजा गया। नीतीश कुमार ने इसीलिए ताकत लगाई कि मुसलमानों को हम पर उम्मीद है, तो हम इसको खराब नहीं होने देंगे। और आज भी अगर कोई नाराज है, जो आप कह रहे हैं कि उनकी नाराजगी की वजह यही है कि नीतीश कुमार के होते हुए ऐसा हो ही नहीं सकता, लोगों को तो यकीन है। आपकी पार्टी के तो देवेश चंद्र ठाकुर सांसद हैं, वो कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देता, यादव वोट नहीं देता, कोयरी वोट नहीं देता है। तो आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि मुसलमान वोटे नहीं देता है, यादव वोट नहीं देता, आएगा चाय पिलाएंगे, पैरवी नहीं करेंगे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश पर भरोसा करते हैं मुसलमान? जब विधानसभा का चुनाव हुआ पिछला, तो नीतीश कुमार की पार्टी से एको को विधायक चुनाव नहीं जीते, तो नीतीश कुमार मजबूरी में बसपा से जो जमा खान जीते थे उनको अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं और उनको मंत्री बनाते हैं। तो नीतीश कुमार पर भरोसा तो मुसलमानों का बहुत पहले ही टूट चुका है। कहाँ भरोसा करते हैं मुसलमान नीतीश कुमार पे? देखिए, नीतीश कुमार पे भरोसा है और इसीलिए नाराजगी है। अगर नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं होता तो नाराजगी नहीं होती। बिहार का मुसलमान बेइंतहा मोहब्बत करता है, और हो सकता है कि हमारे अलायंस पार्टनर की वजह से वोट हमें कम मिलता हो, लेकिन वोट मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। और जिनकी बात आपने कही कि फला ने ये कह दिया, चिल्ला ने ये कह दिया, मेरे ख्याल से हम लोग बहुत डाइवर्ट हो जाएंगे अगर उन सब इश्यूज पे बात करना शुरू करेंगे। बिहार के जो डिप्टी CM हैं विजय कुमार सिन्हा, वो बोले जो इस कानून को नहीं मानता है वो पाकिस्तान चले जाए। तो आप पूरी, आप हो या कोई मुस्लिम समाज के लोग हों, जो इस कानून को नहीं मानेगा पाकिस्तान चल जाएगा? देखिए, कानून तो बनता है मानने के लिए,
और इस तरह की बातें करना एक डिप्टी सीएम को शोभा नहीं देता है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये कोई कोई डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ पे कि हम जो कहें वो मानो, नहीं तो बाकी लोग चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, ऐसा थोड़ी होता है। विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम हैं, उनको उन मर्यादाओं का ख्याल रहना चाहिए जो संविधान ने यहाँ के सिटीजन्स को, यहाँ के नागरिकों को इज्जत दी है। इस तरह की बातें बोल करके वो अपने आप को हल्का कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मजबूती तभी है जब विरोध हो। विरोध लोकतंत्र की बुनियाद है। ये वक्फ बोर्ड जो होता है वो धार्मिक संगठन है या फिर प्रशासनिक संगठन है? देखिए, वक्फ बोर्ड बुनियादी तौर से तो प्रशासनिक संगठन है और इसमें जो है ना मैनेजमेंट का काम होता है, कोई इसमें वो नहीं होता है, कोई रिचुअल्स नहीं है वक्फ बोर्ड के अंदर जी। तो इसमें अगर गैर मुस्लिम रहे तो इससे आपत्ति है आपको? देखिए, लोगों का कंसर्न है इसके ऊपर कि गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो रखे गए हैं उस पर कंसर्न तो है लोगों का। यहाँ आपत्ति है आपको? नहीं, लोगों का कंसर्न है और मेरा समाज ये चाहता है कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो लाया गया वो सही नहीं है और समाज के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जो मेरा समाज चाहेगा वही मैं भी चाहूँगा। तो इसमें तो है कि नॉन मुस्लिम रहेंगे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा समाज चाहेगा वही मैं चाहूँगा। मेरा समाज के लोग क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, वो नतीजे पे पहुँचेंगे। आपके समाज के लोग नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे कि नीतीश जी बीजेपी के साथ छोड़ दीजिए, आरजेडी के साथ चलाइए और चुनाव लड़िए, फिर से बिहार विधानसभा चुनाव 2015 की तरह गर्दा उड़ जाएगा तब से? नहीं, ये 2015 बहुत बड़ी जीत हुई है आपकी। ये हमारा समाज कभी नहीं चाहेगा कि हम एक करप्ट पार्टी के साथ, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो समाज के किसी वर्ग का ख्याल नहीं रखते उसके साथ हम जाएं। तो अभी हम लोग फोकस रखें इसी बात के ऊपर कि ये जो वक्फ बिल 2025 आया है इससे हमारे मुसलमानों में, स्टेक होल्डर्स में मायूसी है। मायूसी है? हाँ, बिल्कुल है और नाराजगी भी है और उनको लगता है कि उनका एतमाद टूटा है। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो गया है कि उनकी मस्जिद और दरगाहों को खतरा है और हमारी सरकार, केंद्र सरकार फेल हो गई है ये समझाने में कि ये बिल हम आपके फेवर में आए हैं। लेकिन हम लोग अपने स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन में हैं और जो नाराज़गी है वो नाराज़गी को हम दूर करेंगे। हम सभी वर्गों के साथ हैं, दलितों के साथ हैं, पिछड़ों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं, अगड़ों के साथ हैं और हम सब की लड़ाई मजबूती से लड़ते हैं। इसलिए मुसलमानों की ये लड़ाई भी हम मजबूती से लड़ेंगे। मुसलमानों को ये लगता है कि जो बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है वो मुसलमानों का भला क्यों चाहती है? तो टिकट ही भी देना था। पसमानदा की अगर वो बात करें तो पसमानदा को टिकट दे देते। तो बीजेपी तो मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है और कहती है कि हम मुसलमानों की, पसमानदा मुसलमानों की चिंता करते हैं। तो पसमानदा मुसलमान को ही टिकट दे देती तो पसमानदा भी तो नाराज हैं। फूट डालो और राज करो नीति भी तो नहीं चल रही है। बीजेपी को डिफेंड करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। हाँ, मैं जनता दल यूनाइटेड का हूँ और हमारा अलायंस है उनके साथ और अलायंस विकास के लिए है। हम उनके कम्युनल एजेंडे पे, करप्शन के एजेंडे पे हम उनके साथ नहीं। सीधी सादी ये लाइन बोल रहे हैं। जी जी बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं। कम्युनल एजेंडे पे हम लोग, जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता, हमारी पार्टी नीतीश कुमार, उनके साथ नहीं। और हम सभी वर्गों की लड़ाई लड़ते हैं। वो क्या करते हैं उनसे पूछिए। हम ये चाहते हैं कि देश का विकास हो और करप्ट लोगों से देश को निजात मिले, इसलिए हम उनके साथ अलायंस में हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल एक करप्ट पार्टी है और सोशली वो कुछ भी करे, लेकिन स्टेट लेवल पे और जब सरकार के लेवल पे आते हैं तो वो लोग करप्शन बहुत करते हैं। इसलिए हम लोग उनके साथ गलती से चले गए थे। अब तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 लाख सवाल है। एक तो कृषि कानून जो 3 को बना उस पर मोदी जी समझा नहीं पाए और कहे मैं समझाने में सफल नहीं रहा किसानों को, इसलिए बैकफुट पे जाना पड़ा। तो अगर खालिद अनवर, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों को समझाने में सफल नहीं होते हैं तो क्या ये इस मामले में भी, वक्फ कानून में भी वापस बैकफुट पे बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार जाएगी? नहीं, हम मुसलमानों को समझाने में सफल होने की बात नहीं कर रहे। हम समझने में कामयाब होते हैं, नहीं होते। वो तो समझे समझाएं। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो बिल आया उसको पहले पढ़िए और देखिए, कोई भी बिल, कोई भी चीज पार्लियामेंट में आखिरी नहीं होती। ये प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है ना, बिल इंसानों का बनाया हुआ है। अगर सरकार को ये लगेगा कि भाई ये गलती हुई हमसे, तो रोल बैक करने में क्या जाता है? हो सकता है बैक, क्यों नहीं होगा भाई? इसीलिए पार्लियामेंट, इसीलिए साल में 4 मरतबा सेशन करती है, बैठती है। चुनाव है और इस चुनाव में
नीतीश कुमार को तगड़ा झटका लग सकता है। आपकी पार्टी के नेता है, आपको बुरा लग सकता है। वक्फ जो कानून बन गया है, मुसलमानों की नाराजगी है। नीतीश कुमार को कुछ कुछ वोट मिल जाता था, जैसे कि बेलागंज उपचुनाव में मिल गया वोट। मनोरमा देवी को वोट मिला है मुसलमानों का उपचुनाव में। अब ओहो वोटवा नहीं मिलेगा वक्फ बिल कानून के बाद। देखिए, ये तो तेजस्वी यादव जी इसीलिए घबराए हुए हैं कि जो बाई इलेक्शन हुआ अभी बिहार में, और चारों सीटों पे मुसलमानों ने उनको समझा दिया कि भाई अब हम आपके बहकावे में आने वाले नहीं। और 2025 का जो इलेक्शन होगा वेद जी, वो राष्ट्रीय जनता दल का सबसे खराब इलेक्शन होने वाला है। और आप देख लीजिएगा कि परफॉर्मेंस के एतबार से ये 2010 के भी नीचे जाने वाले हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रीय जनता दल जाएगी, क्योंकि हम लोग काम की बात, हम लोग इधर उधर में नहीं पड़े हुए हैं कि इसको बहका दो, उसको फुसला दो, उसका पैसा ले लो, उसका मार दो, उसको ये कर दो, ये सब नहीं। जनता दल यूनाइटेड आपका काम करेगी, मेरा काम करेगी, सभी वर्गों का काम करेगी और काम पे बात करेंगे। आज हम खुले दिल के साथ अपनी कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हैं, और अब कम्युनिटी की जो नाराजगी है, जो दुख है, जो मायूसी है, उसको शेयर कर रहे हैं और बात करेंगे। हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे, उनकी होंगे लड़ाई भी पूरे लड़ेंगे, बिहार में आप लोग जाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे उनकी, मुसलमानों की, दलितों की। हम लोग का काम क्या है नीतीश कुमार के लोगों का? भाई सभी वंचितों की लड़ाई ही लड़ना दलितों की काम। बात मत कीजिए। नीतीश कुमार दलित महादलित करते हैं और SC ST एक्ट को कमजोर किए हैं नीतीश कुमार भी। तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती है। और नीतीश कुमार जिसको DGP बनाए हैं, वो अपनी जाति दिखा दी और बोले हैं कि SC ST एक्ट गलत किया तो सजा भुगतनी पड़ेगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। माने जज हो गए, DGP ना हुए, जज हो गए। वही जज को ना फैसला देना है कि SC ST एक्ट सही है कि गलत है। ये DGP बोल रहे हैं कि सही है कि गलत कार्रवाई हो जाएगी। तो नीतीश कुमार दलित को तो अभी एकदम कमर तोड़ दी हैं दलितों की। अब मुसलमानों की स्थिति क्या होगी, अब चुनाव में पता चलेगा। खैर, खालिद साहब से जो कुछ बातचीत की, इस पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।